पार्लियामेंट्री अगर ये कहती है कि हाँ हमको ऐसा कानून चाहिए, तो वो कानून खुद म खुद बन जाता है, उसमें फिर पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर कानून तो पार्लियामेंट में बनते हैं, लेकिन इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम के थ्रू डायरेक्टली भी कानून बन सकते हैं, पॉलिसीज भी बन सकती हैं। यानी कि अगर जनता ये इनिशिएटिव दे कि हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स नहीं चाहिए, तो उस पर रेफरेंडम होकर ये तय हो सकता है, ये पॉलिसी बन सकती है कि भाई हिंदुस्तान में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स नहीं अलाउ होंगे। बहुत देशों में इसकी कंट्रोवर्सी चल रही है। यूरोप वगैरह में तो ज्यादातर देशों ने बैन कर दिए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। हिंदुस्तान में अब कोशिश हो रही है कि अब जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड वगैरह है। मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ कि जनता की भागीदारी लाई जा सकती है, और बहुत सारे देशों में है, कानून बनाने में, पॉलिसी बनाने में इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम के थ्रू लाई जा सकती है, लाई जानी चाहिए थी। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं, अच्छा दूसरा तरीका ये होता है जनता की भागीदारी का कि जब कोई कानून, जिसको कहते हैं प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन, जब कोई कानून पार्लियामेंट में पेश होता है तो उससे पहले उसको एक पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाता है और जनता की राय मांगी जाती है कि इस कानून, ये ड्राफ्ट कानून है, ये पार्लियामेंट में पेश होने वाला है, आपको इसके बारे में क्या कहना है। तो जनता का हर नुमाइंदा उस पर कमेंट कर सकता है कि भाई हमको ये चाहिए, नहीं चाहिए, इसमें ये बदलाव होना चाहिए वगैरह वगैरह। हिंदुस्तान में उसका भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हिंदुस्तान में ये सोचा गया था कि पार्लियामेंट में कानून लाया जाएगा, वहां पर जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलए, एमपी वगैरह, वो लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया जाएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी लोगों को बुलाती थी, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स वगैरह को बुलाती थी कि भाई आप आकर बताइए अगर आपको कुछ कहना है इस कानून के बारे में। वो उनकी राय सुनकर फिर पार्लियामेंट्री कमेटी एक रिपोर्ट देती थी, और उस रिपोर्ट के बाद फिर पार्लियामेंट में उस कानून पर डिस्कशन होता था। और उस तरह से जनता की राय कुछ हद तक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के जरिए पार्लियामेंट के पास आती थी और उस आधार पर डिस्कशन होता था। लेकिन आज में उस कानून पर डिस्कशन होता था और उस तरह से जनता की राय कुछ हद तक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के जरिए पार्लियामेंट के पास आती थी और उस आधार पर डिस्कशन होता था। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी को तो करीब करीब खत्म कर दिया गया है। अब कोई कानून पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं रेफर किया जाता, कम से कम पिछले 8 साल से। और पार्लियामेंट्री कमेटी को तो नहीं रेफर किया जाता, लेकिन पार्लियामेंट में भी डिस्कशन नहीं होता। अब तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कानून पास हो गए जो कि 2-2 मिनट के अंदर, बगैर कोई चर्चा के, बगैर कोई डिस्कशन के, बस पारित कर दिए गए शोर शराबे के अंदर। और हम एक और चीज देख रहे हैं कि बहुत सारे कानून जो हैं बजट के जरिए मनी बिल कह के पास कर दिए गए, जिसमें मनी बिल एक ऐसी चीज होती है, बजट एक ऐसी चीज होती है जो कि राज्यसभा में नहीं ले जाया जाता, सिर्फ लोकसभा पास कर देती है और बजट पास हो जाता है। बजट के जरिए बहुत सारे कानून पास कर दिए गए जो राज्यसभा ले ही नहीं जाएंगे। संविधान ये कहता है कि कोई कानून पारित करने से पहले दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में पास करना होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि बजट के जरिए, बजट के साथ साथ 50 कानून, 50 अमेंडमेंट्स पास कर दिए जाते हैं, ये कह के कि भाई ये मनी बिल, बिल्कुल गैर संवैधानिक प्रक्रिया। लेकिन उससे राज्यसभा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, राज्यसभा में वो कानून जाते ही नहीं। तो
पहली तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो हमने सोचा था, जो हमारे संविधान ने सोचा था, देखिए हमारे संविधान ने सब चीजें नहीं सोची। ये नहीं सोचा कि जनता की सीधी भागीदारी होनी चाहिए कानून बनाने में, पॉलिसीज बनाने में, और वो हमको सुधार करने चाहिए थे। लेकिन जो सोचा था और जो लिखा था वो भी नहीं हो रहा है। यानी कि पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, पार्लियामेंट कमेटी को कुछ रेफर नहीं किया जा रहा, बहुत सारे कानून राज्यसभा में भी नहीं भेजे जा रहे, मनी बिल के थ्रू पास कर दिए जा रहे हैं। यानी कि हमारे लोकतंत्र, जो भी हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मॉडल बनाया गया था, उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। ये ठीक बात है कि अभी भी चुनाव होते हैं, अभी भी हम वोट देते हैं, और बाय एंड लार्ज वोटिंग फ्री एंड फेयर भी होती है। गड़बड़ियां होती हैं, कई जगह लोगों को चुनाव में अपनी वोट देने से रोका भी जाता है। कई जगह आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, जब बैलेट पेपर होते थे कि बूथ को कैप्चर कर लिया जाता था, उसमें बैलेट पेपर बहुत सारे निशान लगाकर भर दिए जाते थे, उसको बूथ कैप्चरिंग कहते थे। अभी भी एक तरह की बूथ कैप्चरिंग कभी कभी होती है। अगर ऑपोजिशन के पोलिंग एजेंट्स वगैरह ना हो तो जो मेन पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके लोग जो है कई बार ईवीएम को प्रेस कर देते हैं। कई बार ईवीएम्स वगैरह मेल फंक्शन भी होते हैं। बहुत लोगों की ये भी शंका है, मेरी इतनी शंका नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बहुत मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन नहीं भी होता हो तब भी ये जरूरी है, क्योंकि ये वीवीपैट मशीन्स लगाई गई हैं। जब आप ईवीएम में प्रेस करते हैं बटन तो एक स्लिप गिरती है, लेकिन उस स्लिप की काउंटिंग ही नहीं करी जाती। वो एक तरह से एक बैलेट पेपर ही है। स्लिप वही होती है, जिस सिंबल पर आपने बटन दबाया है उसी की स्लिप गिरेगी, उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। काउंटिंग होने में ज्यादा से ज्यादा एक दिन और लगेगा, लेकिन वो काउंटिंग नहीं करी जाती। तो आज थोड़ा बहुत प्रश्न चिन्ह हमारे इलेक्शंस पर भी खड़ा हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज हमारा पूरा चुनावी लोकतंत्र जो है पैसे और प्रोपेगेंडा का खेल बनकर रह गया। क्यों? देखिए, इसका रीजन ये है कि जब हम वोट देने जाते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट 2 लेवल पर है। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट देते हैं तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली वही एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है हमारी कंस्टिट्यूएंसी का, चाहे उसको 30% ही वोट मिली, यानी 70% वोट जो है दूसरों को मिली हैं। क्योंकि हमारे सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट 2 लेवल पर है। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट देते हैं तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली वही एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है हमारी कंस्टिट्यूएंसी का, चाहे उसको 30% ही वोट मिली, यानी 70% वोट जो है दूसरों को मिली हैं। लेकिन उनमें से अगर किसी को भी 30 से ज्यादा नहीं मिली तो वही एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। फिर जब सरकार बनती है तो जिस पार्टी या कोalition की मेजॉरिटी होती है वही पूरी सरकार चलाती है। बाकी जो ऑपोजिशन है उसका सरकार चलाने में कोई हिस्सेदारी नहीं होती। इसलिए जब हम वोट देते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं सोचते या देखते कि कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है या कौन सी सबसे अच्छी पार्टी है। अगर हमें ये लगता है कि ये कैंडिडेट या ये पार्टी तो सबसे अच्छी है लेकिन ये जीत तो नहीं पाएगी, इसके जीतने का चांस तो नहीं है, तब हम देखते हैं कि जिनमें जीतने का चांस है
उनमें से जो कम खराब है उसको हम वोट दे देते हैं। अब ये हम कैसे देखते हैं कि किसका जीतने का चांस है, किसका नहीं है, कि कैसे हम ये समझ बनाते हैं कि इसका तो जीतने का चांस है, इसका नहीं है। ये इस आधार पर हम समझ बनाते हैं कि किस कैंडिडेट या किस पार्टी की कितनी विजिबिलिटी है। और वो विजिबिलिटी जो है वो अब पैसे और प्रोपेगेंडा का खेल है। जिसके पास पैसा है और जिसके पास मीडिया के ऊपर कंट्रोल है, वो तो अपना पूरा प्रोपेगेंडा कर सकता है, क्योंकि पैसे से आप इश्तिहार खरीद सकते हैं, पैसे से आप बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगा सकते हैं, पैसे से ही आप बड़ी बड़ी रैलीज भी करते हैं। इलेक्शन रैलीज में आजकल ठेके दिए जाते हैं कि भाई तुम 50 बस भरकर ले आओ लोगों को, हम तुमको 50 लाख या 1 करोड़ रुपए देंगे 50 बस के लिए। इस तरह से बड़ी बड़ी रैली भी पैसे से करी जाती हैं और पैसे से ही आपके पेड वर्कर्स जो हैं आप, और जिसके पास मीडिया के ऊपर कंट्रोल है वो तो अपना पूरा प्रोपेगेंडा कर सकता है, क्योंकि पैसे से आप इश्तिहार खरीद सकते हैं, पैसे से आप बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगा सकते हैं, पैसे से ही आप बड़ी बड़ी रैलीज भी करते हैं। इलेक्शन रैलीज में आजकल ठेके दिए जाते हैं कि भाई तुम 50 बस भरकर ले आओ लोगों को, हम तुमको 50 लाख या 1 करोड़ रुपए देंगे 50 बस के लिए। इस तरह से बड़ी बड़ी रैली भी पैसे से करी जाती हैं और पैसे से ही आपके पेड वर्कर्स जो हैं आपके हैंड बिल्स और पोस्टर्स को जाकर लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जिस पार्टी और कैंडिडेट के पास पैसा नहीं है उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है। अगर उसके पास पैसा भी नहीं है और मीडिया के ऊपर भी कोई उसका इन्फ्लुएंस नहीं है तो उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं। और आज तो ये हो गया है कि मीडिया के ऊपर सारा के सारा कंट्रोल सरकार का ही आ गया है, यानी कि रूलिंग पार्टी का आ गया है। और ये कंट्रोल उन्होंने कई तरीके से एस्टैब्लिश किया है कि पहले तो सरकारी इश्तिहार से कि जो हमारा प्रोपेगेंडा करेगा उसी को सरकारी इश्तिहार मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। उनको सरकारी पैसा मिलेगा इश्तिहार के लिए, बाकी को नहीं मिलेगा। फिर अगर उससे भी नहीं माने, उससे भी नहीं कब्जे में आए, तो फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, इन सब को लगा दो उनके पीछे जो नहीं मान रहे हैं। और उससे भी नहीं कब्जे में आए तो फिर उनको खरीद लो, जैसे कि अब अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया, एक स्वतंत्र टीवी स्टेशन था उसको खरीद लिया। तो मीडिया का भी सारा के सारा कंट्रोल, मेन स्ट्रीम मीडिया का सारा के सारा कंट्रोल जो सत्ताधारी पार्टी है उसके हाथ में आ गया है। और पैसा भी करीब करीब सारा के सारा सत्ताधारी पार्टी के हाथ में आ गया है। ये हमको इससे दिखाई देता है कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम खोली उससे पता लग रहा है कि करीब 80% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के पास जा रहा है, जो कि केंद्र में आज रूलिंग पार्टी है, यानी भाजपा। तो जब ये हो जाए कि पैसा और प्रोपेगेंडा दोनों का सारा नियंत्रण, तो ये एक बहुत खतरनाक चीज हो गई है। और मीडिया का तो मैंने आपको बताया है कि सरकार ने करीब करीब पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया है। इलेक्शन कमीशन का ये हुआ है कि अभी केस हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में किया था कि भाई ये इसलिए हो रहा है, और बहुत सारे लॉ कमीशन और कई कमीशंस ने ये बात बोली थी कि अगर इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति सरकार के हाथ में होगी, और अनफॉर्चुनेटली उनकी नियुक्ति सरकार के हाथ में है, तो फिर इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता पर आंच आएगी। और यही हो रहा है। तो अब हम लोगों ने पिटीशन करी हुई है, उसमें जजमेंट रिजर्व्ड है, होपफुली अब वो ये करेंगे।
जैसे सीबीआई डायरेक्टर के बारे में कानून है कि सिर्फ सरकार नियुक्ति नहीं करेगी, बल्कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक कमेटी होगी, वो मिलकर तय करेंगे कि किसको इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए। तो इस वजह से आज हमारा लोकतंत्र और उसके बचाव के लिए जो संस्थाएं बनाई गई थीं, वो सब आज खतरे में हैं। उनकी स्वतंत्रता खतरे में है और हमारा लोकतंत्र और हमारा गणतंत्र भी खतरे में है। अब सवाल ये है कि हम लोग नागरिक के तौर पर क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको एक अवेकेंड सिटीजन की तरह हमको कम से कम अवेयरनेस चाहिए, हमको कम से कम समझ चाहिए कि भाई देश में हो क्या रहा है, हमारे लोकतंत्र का हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो हम अपनी आंख और कान खोल कर रखें और समझने, और अपना दिमाग खोल कर रखें कि भाई, और समझें कि हो क्या रहा है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां हमको लगता है कुछ गलत काम हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ बोलें। जहां हमको लगता है कि कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो हम उस रिफॉर्म्स की मांग करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर नागरिक की है, और ये तो हम लोग सब कर ही सकते हैं कि हम समझें और बोलें। उसके अलावा और भी अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ने का अगर हमारे में क्षमता है, तो हम उसके आगे बढ़ के और भी कर सकते हैं। देखिए, आज एक और बड़ा खतरा सामने आ गया है, जो कि ये सांप्रदायिकता का। आज तो हमारी सरकार और रूलिंग पार्टी और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति नफरत हो जाए, और उस आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं कि जिससे कि बाकी जो सारे मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी का, ये इन्फ्लेशन का, भाई बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, भ्रष्टाचार का, ये सब मुद्दे दब जाएं और सिर्फ सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को बांटकर और उसकी हिंदुओं की वोट लेकर चुनाव जीतते रहें। तो इसकी वजह से समाज में भी बहुत समस्या पैदा हो गई है। चुनावी लोकतंत्र तो और चरमरा गया है इसकी वजह से। तो हम लोग, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी ये काम कर रही है अनफॉर्चुनेटली। जो सारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो सरकार का प्रोपेगेंडा का एक तंत्र बन गई है, वो भी ये काम कर रही है। किसी भी रोज आप शाम को टेलीविजन पर जाएंगे तो आपको यही दिखेगा, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा एक दायित्व और एक काम जो हम और कर सकते हैं वो ये है, ये जो नफरत फैलाई जा रही है, ये जो असली मुद्दों को ढका जा रहा है, हम उनकी चर्चा कम से कम सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया के जरिए तो कर सकते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो अखबार या टेलीविजन, ये सरकार के कब्जे में आ गए हैं, लेकिन जो इंटरनेट मीडिया है और सोशल मीडिया है, वो तो अभी तक ज्यादातर स्वतंत्र है। तो उसके जरिए सिटीजन्स इतना काम कर सकते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। सोशल, जैसे भाजपा ने एक आईटी टीम बनाई हुई है जिसका काम ये है कि दिन भर ऑर्गेनाइज तरीके से आईटी सेल बनाया हुआ है, और उनके बड़ा वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है। व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को मैसेजेस भेजना, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह के जरिए वो झूठ और नफरत फैला रहे हैं। हम लोग कम से कम, देखिए, उनके पास तो पैसा है, उन लोगों ने 3-4 हजार लोगों को बैठाया हुआ है अपनी आईटी टीम में, आईटी सेल में, 50-50 हजार रुपए पगार देते हैं। लेकिन हम लोग वॉलंटियर्स की एक आर्मी बना सकते हैं, वॉलंटियर्स की एक टीम बना सकते हैं जो कि इस नफरत के खिलाफ प्यार फैलाए। जो का इनडिस्क्रिमिनेट प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए।
इन्फ्लेशन को काबू में करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोग इन मुद्दों को उठा सकते हैं और इस नफरत के खिलाफ हम लोग लड़ सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी ट्रुथ आर्मी सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया पर बनाएं। तो इस देश के नागरिक बहुत कुछ कर सकते हैं और ये कभी नहीं सोचना चाहिए। कई लोग हताश हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल गलत और नकारात्मक सोच है। हमको हर समय ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक हमारे प्रोफेसर थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, वो कहते थे कि व्हेन द गोइंग लुक्स टफ जस्ट हैंग इन देयर बिकॉज यू नेवर नो व्हेन द टाइड विल टर्न। तो हम लोगों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहना चाहिए और कुछ पता नहीं कब एकदम से हवा बदल जाती है। जब इमरजेंसी थी तो लोग हताश हो गए थे कि भाई अब तो लोकतंत्र खत्म हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। एकदम से इमरजेंसी हटी और एकदम से हवा बदल गई। एकदम से उस समय मिसेस गांधी की कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बुरी तरह से हार गई और एक नई व्यवस्था आ गई। तो इसलिए हताश कभी नहीं होना चाहिए। हर समय हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए और कभी भी बड़ी तेजी से हवा बदल जाती है। तो बस यही चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता था और मुझे उम्मीद है, देखिए इस देश के युवा पीढ़ी का इसमें बहुत बड़ा दायित्व है। जो भी हिंदुस्तान में नया मूवमेंट खड़ा होगा, चाहे वो बेरोजगारी के ऊपर हो, चाहे इस नफरत के खिलाफ हो, उसमें अगवाही तो युवा पीढ़ी को ही करनी पड़ेगी। क्योंकि युवा पीढ़ी के पास पहली बात तो एनर्जी होती है, दूसरी बात सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स वही हैं, क्योंकि उन्हीं की ज़िंदगी आगे है और जैसा समाज बनेगा उन्हीं की लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। हम लोगों की तो ज़िंदगी करीब करीब ख़त्म हो चुकी है। और तीसरी बात, युवा पीढ़ी के पास सबसे ज़्यादा नए आइडियाज़ भी होते हैं। हम लोग तो थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी अपने आप बहुत नए नए चीज़ें सोच सकती है। इसी वजह से जितनी ये नई टेक्नोलॉजी फर्म्स और नई स्टार्टअप कंपनियां सब युवा लोग शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ पर इतने इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।